नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी भैया बहन जी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिएगा, आज मैं आपको मनोविज्ञान के परिचय के बारे में बात करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के परिचय के बारे में। तो मनोविज्ञान की कितनी शाखा हैं, मनोविज्ञान की किस सब मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी थी, उनकी शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, आज हम इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट से बात करेंगे। तो देखिएगा, ये जो आप लोग का नोट्स देख रहे हैं, ये नोट्स हैंड रिटन है और वंदना जादौन के द्वारा लिखे गए हैं, जो राजस्थान के अंतर्गत मनोविज्ञान की जननी के नाम से जानी जाती है। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप सभी भैया बहनों का हमारे चैनल पर स्वागत है। ज़रा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप लोग टेलीग्राम लिंक पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसकी पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 200 पेज की पीडीएफ है। शिक्षा मनोविज्ञान पूरी कंप्लीटली आप लोगों की नोट्स के अंतर्गत दी गई है। कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डेली लाइव क्लास लीजिएगा। आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान और राजस्थान जीके, ये 2 सब्जेक्ट हमारा प्रमुख विषय है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जाएंगी। तो देखिएगा, चलिए बात करते हैं मनोविज्ञान के बारे में। तो मनोविज्ञान की बात अगर हम करें तो ध्यान रखें आप लोग, मनोविज्ञान है, उसकी 2 शाखाएं हैं। पहली है तो अपनी शिक्षा मनोविज्ञान और दूसरी है बाल मनोविज्ञान। एजुकेशन साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी शाखाओं के बारे में बात करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो शब्द है वो अपनी शिक्षा से बना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम शिक्षा की बात करेंगे। और शिक्षा का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में बात करें तो एजुकेशन। क्या होता है? एजुकेशन होता है। तो एजुकेशन में जो ई शब्द होता है उसका अर्थ होता है अंदर की तरफ, और DUC यो लिखा हुआ है एजुकेशन में, उसका अर्थ होता है DUC का बाहर निकलना। यानी कि हम किसी न किसी माध्यम से अधिगम को अंदर लेते हैं, अधिगम को ग्रहण करते हैं और बाहर निकालते हैं, उस अधिगम को हम प्रदर्शित करते हैं, यही हमारी शिक्षा कहलाती है। और मनोविज्ञान शब्द की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान शब्द का मतलब होता है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी, ये इसका एक इंग्लिश शब्द है साइकोलॉजी। तो इसमें जो साइकी शब्द है उसका अर्थ होता है आत्मा, और लॉगस जो शब्द है उसका अर्थ होता है अध्ययन। इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है साइकी प्लस लॉगस इक्वल टू साइकोलॉजी। यानी कि आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों। तो देखिएगा, आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अच्छी तरीके से ढंग से आप लोगों को ये साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। ये हैंड रिटन नोट्स है, इसमें 1% भी गलती नहीं है। यदि आप लोगों ने ये पढ़ लिया तो समझो आपकी साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट में आपको साइकोलॉजी बताऊंगा, साइकोलॉजी की जितनी भी ब्रांचें होंगी सबके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो देखिएगा, साइकोलॉजी एक आत्मा का विज्ञान है। ये जो परिभाषा दी थी, ये परिभाषा हमारी निम्न मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से दी गई थी। पहले थे प्लूटो, दूसरे थे सुकरात, तीसरे थे अरस्तु और चौथे थे डेकार्टे। ये 3 मनोवैज्ञानिक थे जो मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। क्लियर? उसके बाद में मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसको मानने वाले 3 मनोवैज्ञानिक थे, 2 मनोवैज्ञानिक थे। पहले थे विलियम जेम्स और दूसरे थे जेम्स अली बुंट। ठीक है, जेम्स अली बुंट, ये 2 मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद में बात करते हैं हम, मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसको मानने वाले 2 मनोवैज्ञानिक थे। पहले थे BF स्किनर, दूसरे थे वाटसन और तीसरे थे वुडवर्थ। समझ में आए? अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये स्पेशल परिभाषा किसने दी थी? ये स्पेशल परिभाषा दी थी दोस्तों स्किनर साहब ने। स्किनर अलग से मानते थे
कि व्यवहार के साथ साथ मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। क्लियर। अब देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान की, अब हम ब्रांच के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा शिक्षा और मनोविज्ञान ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा के अंतर्गत व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है, यानी व्यवहार का परिमार्जन करना, उसे साफ सुथरा बनाना ही शिक्षा कहलाती है। और मनोविज्ञान का मतलब होता है मन, चेतना और व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। क्लियर। यानी कि व्यवहार का परिमार्जन करके मन, चेतना और व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। और स्किनर साहब ने एक परिभाषा और दी थी, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापकों की तैयारी की एक आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की आधारशिला किसको माना गया, अध्यापकों की आधारशिला शिक्षा मनोविज्ञान को माना गया, ये बताया था स्किनर साहब ने। अब बात करते हैं कार्ल सैनिक। कार्ल सैनिक जो साहब थे, उन्होंने भी एक परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आप लोग दोबारा से पढ़ें कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये कार्ल सैनिक साहब ने बताया था। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सारी विधियों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे हम लोग निरीक्षण विधि। पहली है निरीक्षण विधि, और इसमें दो विधियां पढ़ने वाले हैं हम। पहली पढ़ेंगे अंतर्दर्शन विधि और दूसरी है बहिर्दर्शन विधि। क्लियर। पहली निरीक्षण विधि के अंतर्गत है अंतर्दर्शन विधि और दूसरी है बहिर्दर्शन विधि। उसके बाद में है अगली विधि है विवरणात्मक विधि, और इस विवरणात्मक विधि के अंतर्गत आप लोगों की कई विधियां आती है। नंबर 1 तुलनात्मक विधि। पहली कौन सी है, तुलनात्मक विधि। दूसरी है परीक्षण विधि। तीसरी है मनोविश्लेषणात्मक विधि। चौथी है सांख्यिकी विधि। पांचवी है सर्वेक्षण विधि। छठवीं है साक्षात्कार विधि, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, और सातवीं है प्रश्नावली विधि। ये विवरणात्मक विधि की उपविधियां कहलाती है। क्लियर। उसके बाद में तीसरी है हमारी प्रयोगात्मक विधि। तो इन विधियों के बारे में केवल मैंने इस वीडियो में आपको नाम बताया है। विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए हम आपको आगे बताएंगे, अगली जो भी वीडियो आएगी हम विस्तार से बात करने वाले प्रत्येक विधि के बारे में। जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में बात करेंगे तो अलग से टॉपिक मिलेगा आप लोगों को। क्लियर। चलिए, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले बात करते हैं हम बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के बारे में, कि भाई बाल मनोविज्ञान क्या होता है और उसका बाल विकास किस तरीके से होता है। इसमें बालक के मनोव्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार बालक अपनी मन की बात को दूसरों के सामने इजहार करता है, दूसरों के सामने पेश करता है, और किस तरह से व्यवहार को अपनाता है। इस तरह वह इन अवस्थाओं को पार करते हुए एक सभ्य इंसान बन जाता है। ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बात की जाती है। आगे बात करते हैं कि जो बाल विकास है उसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। प्रश्न यहाँ से बनता है एक, कि सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किसने किया था। जॉन लॉक ने किया था। जॉन लॉक ने किया था। और बाल विकास का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे किसने किया था। पेस्टोलॉजी साहब ने किया था। कब किया था, 1774 ईस्वी में किया था।
मात्र 3.5 साल के बच्चे के ऊपर। 3.5 वर्ष के बच्चे के ऊपर 1774 ईस्वी में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक तरीके से पेस्टोलॉजी साहब ने अध्ययन किया था। उसके बाद में टाइमन साहब आए और टाइमन साहब ने 1784 ईस्वी में अपने ही बच्चे के ऊपर अध्ययन किया था। प्रश्न यहाँ से काफ़ी बनता है इम्पोर्टेंट कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने ही बच्चे के ऊपर अध्ययन किया था। तो याद रखें आप लोग, टाइटमन साहब ने किया था 1784 ईस्वी में। क्लियर। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कौन है, स्टैनली हॉल साहब हैं, जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिकी स्कूल के बच्चों पर अध्ययन किया। अमेरिकन स्कूल के बच्चे पर अध्ययन किया था सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के जनक साहब ने, स्टैनली हॉल साहब ने 1893 ईस्वी में। उसके बाद में उन्होंने एक न्यूयॉर्क में 1887 ईस्वी में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना भी की थी। किसने की थी? स्टैनली हॉल साहब ने 1887 में। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लिक कीजिएगा इस पर कि 1887 ईस्वी में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ पर की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? याद रखें आप लोग, स्टैनली हॉल साहब। किसने की थी? स्टैनली हॉल ने की थी। क्लियर। अब बात करते हैं हम विकास के बारे में कि बाल विकास क्या है। तो विकास दो प्रकार से होता है। पहला हम पढ़ेंगे वृद्धि और दूसरा पढ़ने वाले हैं विकास के बारे में। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो ज़रा देखिएगा वीडियो को पूरा। वृद्धि क्या चीज़ होती है देखिएगा। वृद्धि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे हम कि 2 सप्ताह से 20 वर्ष की अवधि जो होती है वो वृद्धि कहलाती है। यानी 2 सप्ताह से यानी 14 दिन से लेकर के 20 वर्ष की अवधि को हम वृद्धि कहते हैं। क्लियर। ये बुद्धि नहीं है, इसको वृद्धि कर लें आप लोग पूरी तरीके से। ये बुद्धि लिखने में आ गया, यहाँ पर मिस राइटिंग हो चुका है। तो वृद्धि ध्यान रखें आप लोग, मापी जा सकती है। वृद्धि संकुचित होती है, वृद्धि दिशाहीन होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है और वृद्धि में आकार, शरीर, हाथ पैर, लंबाई का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना आदि इसकी विशेषताएं होती हैं। अब बात करेंगे आगे विकास की। तो देखिएगा विकास क्या है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। विकास की विशेषताओं में पहली है विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास और भावनात्मक विकास, ये कई 4 प्रकार के विकास कहलाते हैं। विकास को मापा नहीं जा सकता, नहीं विकास को देखा जा सकता, क्योंकि विकास व्यापक होता है। विकास की दिशा होती है, विकास गुणात्मक होता है और विकास गुणात्मक प्लस आंशिक मात्रात्मक भी होता है। गुणात्मक होने के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है। विकास की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ज़रा देखिएगा आप लोग। नंबर 1, विकास एक प्रतिदर्श रूप में होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर होता है। विकास में अधिकतर लक्षण परस्पर संबंध होते हैं और सभी व्यक्तियों का विकास जो होता है भिन्न भिन्न तरीके से होता है। विकास के सिद्धांतों की अगर हम बात करें और उसके नियमों की, तो देखिएगा विकास का पहला सिद्धांत, ये बीएसटीसी और बीएड के अंतर्गत भी ये चैप्टर में दिए गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में वृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न काफी पूछे जाते हैं और रीट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। पहला है मस्तकोन्मुखी विकास। इसका मतलब क्या होता है? पहले गर्भ केंद्र में विकास किस तरीके से होता है? गर्भ केंद्र के अंदर सबसे पहले सिर का निर्माण, उसके बाद धड़, उसके बाद हाथ और पैरों का निर्माण होता है। मस्तकोन्मुखी यानी कि सिर से लेकर के पैर की ओर का विकास ही मस्तकोन्मुखी विकास कहलाता है।
यही मस्तकोन्मुखी सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद में निकट से दूर का सिद्धांत क्या कहलाता है? केंद्र के निकटवर्ती अंग का निर्माण सबसे पहले होगा। सर्वप्रथम केंद्र का निर्माण होता है, फिर केंद्र के निकटवर्ती अंगों का विकास होता है। यही निकट से दूर का सिद्धांत कहलाता है। तीसरी विशेषता है, तीसरा नियम है सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत। नंबर 4 है सुधार का नियम। तो सुधार का नियम कहता है इसमें बच्चा गलती से सीखता है और उस गलती का सुधार करता है। और 5वां है सभी व्यक्तियों का जो विकास होगा वो भिन्न भिन्न तरीके से होता है। विकास को प्रभावित करने वाले यहाँ पर 5 कारक दिए गए हैं। पहला है हमारा बुद्धि। पहला है बुद्धि किस तरीके से प्रभावित करेगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रजाति, परिवार में स्थान, अभिप्रेरणा और लिंग, ये 5 कारक हैं बुद्धि को प्रभावित करने। अब जरा इनके बारे में विस्तार से देखिएगा। बुद्धि किस तरीके से विकास को प्रभावित करती है कि जो तीव्र बुद्धि के बालकों का विकास तीव्र गति से होता है और सामान्य बालकों का जो विकास होता है, सामान्य बुद्धि के बालकों का उनका विकास धीरे धीरे यानी धीमी गति से होता है। प्रजाति किस तरीके से प्रभावित करती है? तो मानव में 2 प्रकार की जातियां पाई गई, पहली जनजाति और दूसरी प्रजातियां। मानव को 2 भागों में बांटा गया है प्रजातियों के तौर पर, पहली जनजाति और दूसरी प्रजातियां। मंगोलाइड और काकेसाइड और निग्रोलाइड, ये 3 प्रकार की यहाँ पर प्रमुख प्रजातियों के बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा, निग्रोलाइड के जो बच्चे हैं उनका विकास मंगोलाइड के बच्चों से तीव्र होता है। ये भी इसे प्रभावित करती हैं, ये प्रजातियां इसे प्रभावित करती हैं। तीसरी बात करते हैं परिवार में स्थान। परिवार में स्थान बच्चे को किस तरीके से प्रभावित करता है कि जो बच्चा पहले होगा उसका विकास कम होगा और जो बाद में होगा उसका विकास पहले वाले की अपेक्षा अधिक होता है। परिवार में स्थान कारक कैसे प्रभावित करता है कि जो बच्चा पहले होगा उसका विकास कम होगा और जो बच्चा बाद में होगा उसका विकास पहले वाले बच्चे की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा में तुरंत यदि किसी चीज़ से प्रेरित होना ही अभिप्रेरणा कहलाती है। किसी चीज़ से प्रेरित हो जाते हम तो वो अभिप्रेरणा कहलाती है। और बच्चे के विकास के प्रति माँ को सदैव तैयार रहना चाहिए और उन्हें समय समय पर प्रेरित भी करना चाहिए। अभिप्रेरणा के अंतर्गत सबसे मुख्य दायित्व अगर होता है बच्चे की भूमिका में तो वो अपनी माँ का होता है। माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है और परिवार उसकी पहली पाठशाला। बात करते हैं हम विकास के स्वरूप की। तो देखिएगा विकास का स्वरूप कैसा होना चाहिए। विकास जीवन की एक प्रक्रिया है, ये सतत होती है, लगातार होती रहती है, निरंतर होती रहती है। विकास और शिक्षा में एक दूसरे के साथ में घनिष्ठ संबंध होता है और विकास के फलस्वरूप व्यक्ति अपनी शेष अवस्था से लेकर के पूरे जीवन काल में विशेष ढंग से व्यवहार भी करने लगता है। विकास के 5 पक्ष होते हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा गामिक विकास, तीसरा मानसिक विकास, चौथा संवेगात्मक या भावात्मक विकास और 5वां है सामाजिक विकास। अब शारीरिक विकास के नियमों की अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है निश्चित दिशा का नियम। बच्चों का विकास एक निश्चित नियम से होता है, अर्थात पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद विभिन्न अंगों का पांव तक विकास होने लगता है, यानी मस्तकोन्मुखी विकास सबसे पहले बच्चे का होगा। उसके बाद में है विकास चक्र का नियम। दूसरा नियम है विकास चक्र का नियम। विकास एक निश्चित चक्र में होता है, अर्थात पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोर अवस्था और अंत में प्रौढ़ अवस्था का विकास होता है। यह एक क्रमिक विकास है जो लगातार चलता रहता है। साइक्लिंग डेवलपमेंट विकास चक्र होता है, लगातार चलता रहता है। अगला है लय का नियम। ये नियम आप लोग याद रखें, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो लय के नियम में बात करते हैं हम,
तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में विकास तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था और प्रौढ़ अवस्था में विकास की गति धीमी पड़ जाती है। विकास कभी तीव्र तो कभी धीमी गति से होता है। यही लय का नियम कहलाता है। अगला है समानुपात का नियम। समानुपात के नियम में यानी सभी का विकास एक समानुपात में होता है, समान तरीके से होता है। अर्थात सिर इतना बड़ा हो जाए कि वह शरीर की रचना में बड़ा बड़ा लगे। इस प्रकार लंबाई चौड़ाई में भी एक नपातुला संबंध होता है, यानी कि एक अनुपात होता है। सिर का आकार जिस तरीके से होना चाहिए प्रकृति के अनुसार वो होना ही चाहिए। हाथ पैर की लंबाई कितनी होनी चाहिए वे प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। यानी कि बच्चे का विकास उस तरीके से होता है कि वो बच्चे का शरीर एक सुशोभित तरीके से हो, यानी कि शरीर के किसी भी अंग के अंतर्गत विकार उत्पन्न नहीं हो। यही समानुपात का नियम कहलाता है। उसके बाद में अगला है लिंग का नियम। पांचवा नियम है लिंग का नियम। प्रकृति में युग्म रूप से दो लिंगों की उत्पत्ति होती है, पहली नर और दूसरी मादा। शरीर संरचना और क्रियाओं में तो समानता होती है, फिर भी इन दोनों के अंतर्गत कुछ अंतर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखें आप लोग, नर के कुछ गौण लैंगिक लक्षण अलग होते हैं और मादा के गौण लैंगिक लक्षण अलग होते हैं। उनकी शारीरिक संरचना और क्रियाएं तो लगभग समान होती हैं, लेकिन आंतरिक संरचनाओं में भिन्नता पाई जाती है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं सहसंबंध का नियम। इस नियम के अनुसार शरीर और गति संबंधी विकास और मानसिक संवेगात्मक विकास से एक साथ जुड़े हुए होते हैं। शारीरिक विकास और मानसिक संवेगात्मक विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के साथ अंतर संबंध रखते हैं। यही सहसंबंध का नियम कहलाता है। अब आगे बात करते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है वंशानुक्रम, यानी कि जीन का प्रभाव। वंशानुक्रम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शारीरिक विकास किस प्रकार प्रभावित होता है। दूसरा है पर्यावरण या वातावरण का प्रभाव। तीसरा है भोजन का प्रभाव या आहार का प्रभाव। व्यायाम, खेलकूद और मनोरंजन, विश्राम और निद्रा, उपयुक्त पारिवारिक परिवेश। ये 6 कारक शारीरिक विकास को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, जरा पढ़ते हैं विस्तार से। देखिएगा, मानसिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। पहले सोरेनसन साहब ने मानसिक विकास के बारे में क्या बताया था। जैसे शिशु प्रतिदिन प्रतिभाष प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में भी परिवर्तन होने लगता है। ये सोरेनसन साहब ने बताया था और उन्होंने कहा था कि बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि एवं विकास से संबंधित होती है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्ति का प्राप्त उपयोग कर पाता है। बालक जन्म के समय बालक के इस योग्यता का विकास होता है और धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ इस योग्यता का विकास भी होने लगता है। कल्पना, स्मरण शक्ति, विचार, निरीक्षण, समस्या समाधान, नियम लेना आदि मानसिक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। और इसके 5 कारक बताए हैं। पहला क्रमिक विकास का नियम, 5 नियम बताए उन्होंने मानसिक विकास में। क्रमिक विकास का नियम, दूसरा अभिव्यक्ति का नियम, चौथा सूक्ष्मता का नियम, समन्वयीकरण का नियम और चेतन व अचेतन का नियम। गामक विकास और क्रियात्मक विकास या प्रेरक विकास क्या है। तो देखिएगा, बच्चे माँ के गर्भ में गतिशील रहते हैं। हाथ पैर का हिलना डुलना गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है और जन्म के बाद प्रत्यक्ष रूप से सिर उठाने, गर्दन घुमाने का प्रयास भी शुरू कर देता है और इसे मनोवैज्ञानिकों ने गामक विकास नाम दिया। गामक विकास के क्रमों की अगर हम बात करें तो 4 तरीके से होता है। पहले धड़ के भाग में विकास होगा, उसके बाद पहले सिर के भाग में विकास होगा। 1 नंबर में सिर के भाग में विकास, उसके बाद धड़ के भाग में विकास, नंबर 3 पर हाथ पैर के भाग में विकास और सबसे अंत में पैरों के भाग में विकास होता है।
अब बात करते हैं पहले सिर के भाग में विकास किस तरीके से होता है, विस्तार से देखिएगा। 4 सप्ताह में देखने की क्षमता होने लगती है। 8 सप्ताह के अंतर्गत सामाजिक मुस्कान आने लगती है। 3 महीने पेट के बल लेटता है, 3 महीने में सिर उठाने लग जाता है और 6 महीने में पीठ के बल सिर उठाने लग जाता है बच्चा गर्भ के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि धड़ के क्षेत्र में गति का विकास कैसे होगा। शरीर को घुमाने लगता है, बैठना, मलमूत्र त्यागने वाले अंगों पर नियंत्रण, पखाना लगने पर रोता है, कमर उठा करके इशारा करता है और 4 साल तक मूत्राशय पर नियंत्रण करना सीख जाता है। उसके बाद में बाहें और हाथ में क्रियात्मक विकास किस तरीके से होता है देखिएगा। बचाव करना सीखता है, अंगूठा चूसता है, स्वेच्छा से किसी वस्तु तक पहुंचता है, छूने की कोशिश करता है, पकड़ना सीख जाता है। 2 माह अंगूठा चूसता है और 4 माह में हाथ बढ़ाना सीख जाता है। 5 महीने में चीज़ों को पकड़ना और 1 से 2 साल के बीच में हाथ से खाना खाना शुरू कर देता है। 3 वर्ष में कपड़े पहनने का प्रयास करने लगता है और 5 वर्ष में उसका पूर्ण विकास होकर के विद्यालय जाने की तैयारी भी कर लेता है। उसके बाद में बाद में पैरों के विकास और अंगुलियों में गामक विकास कैसे होता है तो वर्ष या 10 महीने में चलना प्रारंभ कर देता है। 10 महीने से लेकर के 1 महीने में वो चलना प्रारंभ कर देता है। अब पढ़ते हैं संवेगात्मक विकास या फिर भावनात्मक विकास कह लो या संज्ञानात्मक विकास कह लो या फिर भाषात्मक विकास, ये किसी भी तरीके से आप लोग नाम दे सकते हैं इसे। ये 4 तरीके के होते हैं। क्लियर, देखिए भावात्मक विकास को ही भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। बालक भाषा के आधार पर अपने मन के भावों को, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है और दूसरे के भावों को समझने की कोशिश करने लगता है। अगला है सामाजिक विकास। तो देखिएगा जरा, सामाजिक विकास में सामाजिक विकास का अर्थ है समाज के अंदर रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, जैसे चरित्र का निर्माण, अच्छा व्यवहार, रीति रिवाज, संबंध को सीखना और इसके अंतर्गत आता है। क्लियर, इस तरीके से आप लोगों की ये बच्चे के विकास के बारे में बताया। अब बात करने वाले हैं अगले वीडियो के अंतर्गत बच्चे की अवस्थाओं के बारे में। अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अवस्थाओं का अध्ययन करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक करेंगे वीडियो को, सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। क्लियर, और हाँ दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों को यदि PDF की आवश्यकता हो तो आप लोग टेलीग्राम लिंक पर जाएंगे, टेलीग्राम लिंक पर जा कर के ज्वाइन करेंगे, आप लोगों को PDF मिल जाएगी। क्लियर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।